कैसे हो? बढ़िया हो एकदम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कूलम्ब्स लॉ क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, इसके बारे में हमने स्टडी किया था। आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा। आज उसी लेक्चर के बेस्ड कूलम्ब्स लॉ के रिलेटेड एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रिलेटेड कुछ हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जिसके अंदर जेईई मेंस के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस, नीट के अंदर पूछे गए क्वेश्चन, एडवांस के अंदर पूछे गए क्वेश्चन और पूछे जा सकते क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और उसको अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलो शुरू किया जाए। तो अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, सर आप न्यूमेरिकल करने वाले हो, इसके ऊपर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज ये है क्या सर? समझ लो, सपोज मेरे पास यहाँ पर कोई एक चार्ज है, मान लीजिए ये चार्ज है, ये चार्ज है Q1 बेटा। सपोज करो मेरे पास और कोई एक चार्ज है, दैट इज Q2। अब मैंने कूलम्ब्स लॉ के अंदर क्या देखा था कि अगर मान लो दो चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस है या नेगेटिव चार्जेस है, अगर लाइक चार्जेस है तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और अगर दो अनलाइक चार्जेस है तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, और उसका फार्मूला भी हमने देखा था कि सर अगर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज करो कि सर r है, तो यहां से F जो हो जाएगा दैट इज K Q1 Q2 अपॉन r²। इतना तो हम लोगों को पता है, ठीक है। पर सर अगर मान लो कि यहाँ पर हमने कोई तीसरा चार्ज लाके रख दिया, सपोज करो कि यहाँ पर हमने कोई और चार्ज लाके रख दिया दैट इज Q3, और मान लो कि वो चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज है सर, अब क्या होगा? अब फॉर्मूला क्या रहेगा? सपोज करो सर कि मुझे इस Q1 वाले चार्ज के ऊपर क्या फोर्स लगेगा वो मुझे फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? पहले जो चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा था सिर्फ और सिर्फ Q2 चार्ज के कारण, अब अगर मान लो वहां पर सर Q3 चार्ज आ गया, तो जो पहले Q2 चार्ज के कारण को फोर्स लग रहा था क्या उसमें कोई चेंज आ जाएगा? Q3 के कारण कितना लगेगा? अगर Q3 को फोर्स लगा रहा है Q1 के ऊपर, तो सर Q2 के कारण क्या उसके ऊपर कोई इफेक्ट होगा? इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा दो चार्ज के बीच में क्या फोर्स है वो तीसरे चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता। मतलब Q1 और Q2 सबसे पहले तुमने रखे थे, उन दोनों के बीच में कुछ रिपल्सिव फोर्स लग रहा था, तुमने यहाँ पर लाके रख दिया Q3 चार्ज। सर क्या अब Q1 और Q2 के बीच में कोई फोर्स में चेंज आएगा? नहीं आएगा। Q1 और Q2 चार्ज के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा था वो अभी भी एज बिफोर ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर तुम कोई एक और चार्ज लाके रखते हो, दो चार्ज लाके रखते हो, तीन चार्ज लाके रखते हो, इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। बोलो ये बात समझ में आई है? तो सर क्या फॉर्मूला बन जाएगा? अगर मुझे Q1 के ऊपर जो नेट चार्ज लगेगा दोनों ही नेट फोर्स लगेगा दोनों ही चार्ज के कारण, वो क्या हो जाएगा? तो ध्यान दो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ F नेट, है ना भाई? क्यों नेट सर? क्योंकि यहाँ पर दो अलग-अलग चार्जेस हैं जो Q1 के ऊपर फोर्स लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर अपनी नेट फोर्स फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? ध्यान, मैंने क्या बोला? Q1 के ऊपर कितना फोर्स लगेगा Q2 के कारण, उससे Q3 के कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले तो फोर्स, बेटा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको ऐसे लिखा जाता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, उसको तीसरे से कोई लेना देना नहीं है। और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, उसको सेकंड वाले फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। बोलो यहां तक बात समझ में आई? हम फोर्स F नेट किसके ऊपर फाइंड कर रहे हैं? Q1 चार्ज के ऊपर। F नेट किसके ऊपर फाइंड कर रहे हैं? Q1 चार्ज के ऊपर। तो अगर 1 वाले और 2 वाले के बीच का अगर तुम फोर्स देख रहे हो तो उसको तीसरे से कोई लेना देना नहीं है, और 1 और 3 के बीच का अगर तुम फोर्स देख रहे हो उसको सेकंड वाले से कोई लेना देना नहीं है। तो बस यहां से तो सीधा सीधा तुमको फार्मूला पता है कि Q1 Q2 अपॉन r²। और बेटा मान लो कि ये जो पहला वाला जो चार्ज है Q1 और उससे लेकर Q3 का डिस्टेंस भी अगर सपोज कर लो कि r है, कुछ भी हो सकता है, सपोज कर लो कि r है, तो यहां पर जब तुम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 लिखोगे तब K Q1 और दूसरा चार्ज कौन सा लिखो यहाँ पर? Q3, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? r²। बोलो ये बात समझ में आई? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 तो K Q1 Q2 अपॉन r², फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 तो K Q1 Q3 अपॉन r²। Q1 और Q2 चार्ज के बीच के फोर्स को Q3 से कोई लेना देना नहीं है,
Q1 और Q3 के बीच का जो फोर्स है उसको Q2 से कोई लेना देना नहीं है। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। क्या इतनी बात समझ में आई है आपको? अगर यस तो चलो हम आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। ओके, तो अगर आपको यहां पर स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, अ चार्ज Q इज डिवाइडेड, एक Q चार्ज है, Q दिख रहा है क्वेश्चन बेटा, Q चार्ज है, अगर उसको डिवाइड कर रहे हो दो पार्ट के अंदर, एक बड़ा सा चार्ज सपोज कर लो तुमने, एक बड़ा सा चार्ज ले लिया Q चार्ज, कैपिटल Q चार्ज, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। डिवाइड ऐसे करना है कि उन दोनों के बीच में भाई एक चार्ज है, तुम उसको डिवाइड कर रहे हो, दो पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, और वो जो दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया है उनके बीच में कुछ फोर्स लगेगा, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। बात समझ में आई? एक बड़ा सा चार्ज है Q, इसको दो पार्ट में तोड़ना है, दो पार्ट में तोड़ोगे, अगर पॉजिटिव Q चार्ज था तो दो पार्ट में जब तोड़ोगे तो दो पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? छोटे छोटे मिलेंगे, और वो दो पॉजिटिव चार्ज जो होंगे वो एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे, और वो रिपल्सिव फोर्स हमें कैसा चाहिए? मैक्सिमम चाहिए। अच्छा, तो वो दो चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए वो हमें पता नहीं है। चलो बेटा मान लेते हैं, अब हमें पता तो है नहीं कि वो चार्ज कौन से हो सकते हैं, तो हमने मान लिया कि Q को जब तोड़ा तो एक चार्ज मिला हमें स्मॉल q, तो बेटा दूसरा क्या मिल जाएगा? बाय Q माइनस Q मिल जाएगा। कोई तकलीफ है क्या? एक बड़ा चार्ज कैपिटल Q है, उसको तोड़ा, तोड़ने पर एक चार्ज क्या है नहीं पता, तो हमने मान लिया वो स्मॉल q है। ओके, अगर एक स्मॉल q है तो दूसरा क्या मिल जाएगा? Q में से जो बड़ा q था उसमें से स्मॉल q को माइनस कर दो, q सब q, चार्ज तो डिस्ट्रॉय होता नहीं है, चार्ज कैसा रहेगा? कंजर्व रहेगा। चार्ज कैसा रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो अगर टोटल Q था उसमें से एक स्मॉल q चला गया तो बाकी का बचा हुआ पूरे Q में से स्मॉल q को माइनस कर दो। क्लियर? ओके, ये दो चार्ज हमें मिल गए। फोर्स कैसा चाहिए बेटा? मैक्सिमम। बेटा अगर तुमको मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो एक कंडीशन आपको याद रखनी है, फॉर मैक्सिमम फोर्स, मैं ओनली फोर्स के बारे में बात नहीं कर रहा, हर किसी चीज के अंदर जब वो किसी और पे डिपेंड कर रही है, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे डिपेंड कर रहा है ना। तो अगर फोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और वो अगर फोर्स हमें मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए आपको एक कंडीशन है, दैट इज फोर्स अपॉन dF अपॉन dQ शुड बी जीरो। चेंज इन फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन चार्ज शुड बी जीरो। इस कंडीशन के अंदर मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि फोर्स इस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने क्या लिया? dF अपॉन dQ, चेंज इन फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन चार्ज। कैसा रहना चाहिए? जीरो रहना चाहिए। ये है मैक्सिमम फोर्स के लिए कंडीशन। ये कंडीशन आपको याद रखनी है तो रख सकते हो, और अगर समझ में आ चुका है तो कोई बात नहीं है। ठीक है सर। तो सबसे पहले तो बेटा जब तुमने इस Q चार्ज को दो पार्ट में तोड़ा तो पहले तो फाइंड कर लेते हैं कि दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा। फिर हमें क्या करना है? मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या करना है? dF by dQ, मतलब हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहां से फोर्स फाइंड करेंगे। बेटा ये एक चार्ज है और एक ये चार्ज है, तो सबसे पहले यहां पर फोर्स जो मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? K Q1 Q2 अपॉन R²। पर हमारे पास जो चार्ज है वो Q1 Q2 नहीं, एक चार्ज है बेटा स्मॉल q, तो ले लिया सर। दूसरा जो Q2 है वो Q2 नहीं है, वो है कैपिटल Q माइनस Q, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सर हमें पता नहीं है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता नहीं है। अरे कुछ भी ले लो, R² वैसे का वैसा रखो, उससे हमें कोई लेना देना भी नहीं होगा सर। कैसे? आगे देखते हैं। पहले ये बात समझ में आई कि भाई एक कैपिटल Q था, उसको हमने दो पार्ट में तोड़ा, दो पार्ट में तोड़ना भी कैसे हमें नहीं पता, तो एक को मान लिया स्मॉल q, तो दूसरा क्या बचेगा भाई? Q माइनस स्मॉल q। क्लियर है? अब मुझे मैक्सिमम फोर्स चाहिए, तो मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन आप लोगों को मैंने बताई। अब मैक्सिमम फोर्स में डिफरेंशिएशन करना है किस चीज का? फोर्स का। तो सबसे पहले हमने फोर्स फाइंड कर लिया, Fe बराबर K Q1 Q2 अपॉन R² से। बोलो यहां तक क्लियर? इसको जरा थोड़ा सिंपलीफाई करो। K बेटा इस Q को तुम्हें इस Q से भी मल्टीप्लाई करना है, स्मॉल q को भी स्मॉल q से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? ये Q माइनस Q का स्क्वायर अपॉन R²। बेटा तुम इस K को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो और इस K को तुम इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? K Q Q माइनस K
Q का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये मुझे मिल चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज, जिसको तुमने कैपिटल Q से तोड़ा था। ओके, अब मुझे क्या चाहिए बेटा, मैक्सिमम फोर्स चाहिए। मुझे तो क्या चाहिए, मैक्सिमम फोर्स चाहिए। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए मुझे क्या करना है, उस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिला है उसका डिफरेंशिएशन करना है। किसकी रिस्पेक्ट में करना है, Q की रिस्पेक्ट में करना है। तो चलो यहां पर आ जाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स। ये फोर्स कितना मिला भाई, ये फोर्स कितना मिला तुमको, K Q अपॉन K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है। और डिवाइड मतलब कि किसके साथ कर रहे हो तुम, dq के साथ बराबर 0। चलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा। सर हम थोड़ी ना ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको बताए। चलो ध्यान दो, यहां पर किसके साथ किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, स्मॉल q के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये जो टर्म है बेटा, इसमें ये जो स्मॉल q है उसका 1 हो जाएगा, बाकी चीज तो कांस्टेंट रहेगी भाई। टोटल चार्ज कितना था, कैपिटल Q, वो थोड़ी बदलने वाला है। तो जो चीज बदल ही नहीं रही है उसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। K भी तो एक कांस्टेंट टर्म है, K भी क्या है, कांस्टेंट है। तो K की चाहे वैल्यू नहीं बदलेगी, Q की वैल्यू नहीं बदलेगी। जो स्मॉल q था उसका डिफरेंशिएशन होके 1 हो जाएगा। बोलो कोई डाउट है, बचा हुआ यहां पर देखो माइनस, यहां पर है बेटा स्मॉल q, उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो ये जो 2 है वो चला आता है आगे। आई होप कि ये सब चीजें आप लोगों को पता होगी। तो ये हो गया उसका डिफरेंशिएशन। बोलो यहां तक कोई डाउट, पहले यहां तक कोई डाउट है, अगर नहीं है तो यहां ध्यान दो। क्या करेंगे सर, यहां से KQ, ये जो माइनस है उठा के ये वाले टर्म को इस तरफ ले लो, तो दैट विल बी 2KQ। बेटा इस तरफ से K, इस तरफ से K कट जाएगा। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ये स्मॉल q की ना। अरे यार, कैपिटल Q को तोड़ के हमने सबसे पहले एक अननोन टर्म क्या लिया, स्मॉल q। अननोन चार्ज क्या लिया, स्मॉल q। तो क्या मैं यहां से स्मॉल q की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं? जी सर। कैसे सर, इस 2 को मल्टीप्लाई में से ले जाओ डिवीजन में q के साथ, तो दैट विल बी q/2। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बड़ा कैपिटल Q था उसमें से तुमने एक छोटा सा q तोड़ा है, दैट इज q/2। तो बाकी बचा हुआ भी कितना होगा, q/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो चार्ज आने वाले हैं q को तोड़ने पर एक चार्ज हो जाएगा q/2 और दूसरा भी हो जाएगा q/2। इस कंडीशन के अंदर इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होने वाला है, मैक्सिमम होने वाला है। बोलो यहां तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके तो बच्चों चलो अभी हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बेटा दो आइडेंटिकल स्मॉल चार्ज स्फीयर, बेटा ये एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है, और आइडेंटिकल चार्ज है मतलब दो इक्वल चार्ज है। ईच हैविंग मास, दोनों का जो मास है दैट इज स्मॉल m हैंग इन इक्विलिब्रियम एज शोन। मतलब यहाँ पर इन दोनों को जो लटकाया गया है वो अभी कैसे है, लटकाया तो जैसे भी गया था। मान लो कि भाई इसको तुमने ऐसे लटकाया था, कैसे सर, तुमने ऐसे लटकाया, ठीक है, एक चार्ज को ऐसे लटकाया, एक चार्ज को ऐसे लटकाया। पर बेटा क्योंकि दोनों आइडेंटिकल चार्ज है, दोनों आइडेंटिकल चार्जेस है, तो दोनों के जो चार्ज होगा वो इक्वल होगा। तो वो दोनों क्या करेंगे, लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। रिपल्सन करते करते जितना दूर जा सकते उतना वो जाना चाहेंगे। सर क्या वो यहां तक नहीं चले जाएंगे? अगर यहाँ पर स्ट्रिंग है, अगर यहाँ पर स्ट्रिंग है, यहाँ पर दो चार्ज लगाए हैं तुमने, तो क्या सर वो रिपल्सन के कारण यहां तक नहीं चले जाएंगे? अगर तुमको बोला है कि नो ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी नहीं है, फ्री स्पेस में है, मतलब स्पेस में तुम चले गए हो, तब ये पॉसिबल है। हमको तो ऐसा बोला नहीं है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि ग्रेविटी तो है। ग्रेविटी कहां नहीं है, बोला नहीं है ना हमको कि ग्रेविटी नहीं है ऐसा, तो हमको क्या मान के चलना है, ग्रेविटी है। तो सर ग्रेविटी से क्या फर्क पड़ेगा भाई, जब ये दोनों चार्ज ऐसे जा रहे हैं, ग्रेविटी क्या करेगी, अपने तरफ खींचना चाहेगी। ऐसे चार कब पाएंगे, जब ग्रेविटी नहीं होगी। तो वो दोनों जा रहे, एक लिमिट के बाद वो अब यहां से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। क्यों सर? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो ग्रेविटी है वो उसको अपनी तरफ खींचना चाहती है, तो इसलिए वो वहां से ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। तो ये केस है यहां पर, ठीक है, ठीक है सर, ये समझ में आया। ओके, तो हमें क्या करने को पूछा गया है बेटा, हमें करना क्या है एट द एंड इस क्वेश्चन के अंदर, दूसरा लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, मतलब जो चार्ज को लगाया है बेटा, वो जो डोरी की लेंथ है वो L है, तो बेटा ये भी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी।
और एंगल जो बन रहा है ये वर्टिकल के साथ, बेटा ये है वर्टिकल लाइन, उसके और ये स्ट्रिंग के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल लिखने में यहाँ फाई जैसा दिख रहा है बेटा, ये थीटा समझ लेना। क्या समझ लेना? थीटा समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्या ले लो, अरे फाई ले लो, थीटा ले लो, फर्क क्या पड़ेगा, एंगल तो एंगल है। ठीक है, बोलो यहाँ तक क्लियर है? तो हमें क्या पूछा गया है, ये जो दोनों ही स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या है। हमने तो क्यू मान लिया, हमें पता नहीं है ना, हमने तो कुछ भी मान लिया क्यू, हमें पता नहीं है, पर वो चार्ज के ऊपर एक्चुअल में वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड करनी है। बेटा अगर यहाँ पर तुमको 4 ऑप्शंस दिए होंगे तो बहुत ही कुछ कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस है, तो इसलिए मैंने लिखे नहीं है। मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा तो आपको ऑप्शंस को तो मैच कर ही सकते हैं। ठीक है सर, इसको स्टार्ट कहां से करें, कुछ समझ ही नहीं आता। इधर जाओ। मान लो कि मैं इस चार्ज, भाई दोनों ही चार्ज आइडेंटिकल है, तो क्या मैं किसी एक ही चार्ज के बारे में स्टडी कर लूं क्या? चल जाएगा, सीधी बात है सर। मैं ये वाले चार्ज को उठा लेता हूं, ठीक है, नाम दे देता हूं, ये वाला 1 चार्ज है, चार्ज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। तो हम चार्ज नंबर 1 को उठा लेते हैं। जरा ध्यान देना, आराम से ध्यान देना। यहां पर ये है मेरा चार्ज, दैट इज Q, जिसका मास है m। बेटा ग्रेविटी लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, मतलब जो ग्रेविटी है वो उसको ये कैसे खींचना चाहेगी, नीचे की तरफ, दैट इज mg से। कोई तकलीफ है क्या? बेटा ये वाला जो चार्ज है, सेकंड नंबर का चार्ज है, वो उसके ऊपर कैसा फोर्स लगा रहा है? रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो रिपल्सन कर रहा है। तो बेटा ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको रिपल करेगा ना, तो मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वो कुछ ऐसे लगेगा। अरे यार है कि नहीं? ये सेकंड नंबर का चार्ज, ये फर्स्ट नंबर का चार्ज है, ये सेकंड नंबर का चार्ज क्या करेगा, इसको धक्का लगाएगा, ऐसे धक्का लगाएगा। तो ये वाला जो है वो ऐसे जाने का ट्राई करेगा, ऐसे। तो जो चार्ज Q है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो बेटा इस डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा। किसी को कोई तकलीफ है क्या? नहीं है। और ये बेटा स्ट्रिंग के अंदर आप लोगों को पता होगा एक टेंशन क्रिएट होता है। बोलो कोई तकलीफ? स्ट्रिंग के अंदर क्या क्रिएट, स्ट्रिंग क्या करती है, अपने अंदर एक टेंशन बना लेती है, जिससे वो चार्ज को और दूर जाने नहीं देगी, वो अपने तरफ उसको खींच के रखती है। ये 3 टाइप के यहाँ पर आपको फोर्स दिख रहे हैं। एक mg लग रहा है, दूसरा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और तीसरा यहां से तुमको कुछ ऐसे जाता हुआ एक टेंशन फोर्स दिखाई दे रहा है। इस पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से ध्यान दो तो समझ में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? चार्ज 1 के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको अपोज करने वाला इस तरफ लगेगा, एक टेंशन जो है वो स्ट्रिंग के अंदर लगेगा, ठीक है, और एक तीसरा जो ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है ऐसा तो बोला ही नहीं है, तो mg कहां लगेगा, नीचे लगेगा। ये 3 टाइप के फोर्स यहां पर लग रहे हैं। पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि एट द एंड ये दोनों ही चार्ज किसमें है बेटा, इक्विलिब्रियम में। किसमें आ गए हैं, इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। इसका मतलब जो नेट फोर्स है वो 0 हो चुका होगा। हेलो, इक्विलिब्रियम कब आता है, जब नेट फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इतनी बात क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जरा थोड़ा सा हम जो यहां पर बहुत सारा ड्राइंग कर लिया है उसको हम निकाल देते हैं यहां से, ठीक है। इतनी बात तो तुमको क्लियर हो चुकी है। यहां पर हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ओके, अब बात ये आती है, ये टेंशन फोर्स है ऐसे, ठीक है बेटा। जो टेंशन फोर्स तुमको दिख रहा है वो 2 प्लेन में दिख, मतलब XY प्लेन में दिख रहा है, कोई एक पर्टिकुलर एक्सिस पे नहीं दिख रहा है कि नहीं। अगर मैं इसको XY प्लेन में मान लूं इस पूरी फिगर को, तो होगा क्या, जो टेंशन फोर्स है, जो टेंशन है वो XY प्लेन में है। एक इसका कंपोनेंट, आप लोग वेक्टर पढ़ चुके हो ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड के अंदर। एक कंपोनेंट ऐसे बनेगा, एक कंपोनेंट ऐसे बनेगा। हाँ सर, कंपोनेंट बनेगा पर उसका एंगल भी तो हमें पता होना चाहिए। यहां से हो जाएगा, ध्यान दो बेटा। ये टेंशन था, ये टेंशन था बेटा। ये वर्टिकल लाइन तुम देख रहे हो, ये एग्जैक्टली ये वर्टिकल लाइन देख रहे हो तुम। अच्छा, तो सॉरी, तो what is happening here? Wait, wait. Sorry, कुछ तो गड़बड़ हो चुकी थी। सॉरी, नाउ इट्स क्लियर। ओके, अब ध्यान दो यहां पर मैं क्या बोलने वाला हूं बेटा। ये जो वर्टिकल लाइन है, तो क्या मैं यहां से एक सीधी वर्टिकल लाइन बना सकता हूं? जी सर, ये टेंशन है, ये जो है वो टेंशन है, ठीक है। उसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक ऊपर जाने वाला, एक नीचे आने वाला। तो क्या मेरे ख्याल से ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये जो तुम वर्टिकल लाइन देख रहे हो
और यहां पर अगर हमने इसका एक कंपोनेंट बनाया तो क्या यहां पर ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? जी सर बिल्कुल बना रहे हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। मतलब ये जो एंगल है बेटा ये हमें यहाँ पर मिल जा रहा है थीटा। बोलो यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट है क्या? नहीं ना। अगर हमें एंगल मिल चुका है तो जहां पर एंगल है वहां पर कॉस कंपोनेंट, कॉस वाला कंपोनेंट आएगा और उसके परपेंडिकुलर में साइन वाला कंपोनेंट आएगा। तो यहां जहां थीटा एंगल बेटा टच कर रहा है यहां बन जाएगा टी कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर में बन जाएगा टी साइन थीटा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमें क्या बोल दिया है? ये पूरा जो पिक्चर है, ये जो पूरा ये जो सिनारियो है वो इक्विलिब्रियम में है। किसमें है बेटा? इक्विलिब्रियम में है। तो इसके ऊपर एफ नेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एफ नेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पर यहां पर भी देखो बेटा कुछ एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस पे कुछ फोर्स दिख रहे हैं तुमको, कुछ वर्टिकली दिख रहे हैं, मतलब वाई में भी देख रहे हैं। तो हम दोनों को अगर अलग अलग दे दे तो वाई में भी जीरो हो जाना चाहिए और एक्स में भी वो क्या हो जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। तभी तो एफ नेट क्या बनेगा? जीरो बनेगा। अब ध्यान दो एफ वाई बराबर जीरो है, मतलब वाई वाले जितने भी, वाई एक्सिस में जितने भी फोर्स दिख रहे हैं तुमको, एक ये दिख रहा है टी कॉस थीटा, है कि नहीं? ये देखो ये देखो, ये वाई एक्सिस का फोर्स बोल सकते कि नहीं बोल सकते? तो ये टी कॉस थीटा और दूसरा वाई में जो नीचे की तरफ लग रहा है वो क्या है? mg। वो दोनों एक दूसरे को, और बेटा एफ नेट क्या है? जीरो ना। तो दोनों के कारण नेट फोर्स तो प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा। तुम लोग ने ये सब तो पढ़ चुका है ऑलरेडी, फ्रिक्शन वेक्टर ये सब तुम पढ़े हुए हैं। तो ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स कैसा हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तभी तो ये इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। ये सब चीजें आई होप कि तुम लोगों को पता होगी। इक्विलिब्रियम तभी होता है जब नेट फोर्स जीरो होता है। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब दोनों ही डायरेक्शन में लगने वाला, ऊपर लग रहा तो नीचे भी लगने वाला फोर्स सेम होगा। अगर ऐसे लग रहा है तो इस तरफ से लगने वाला फोर्स भी सेम होगा, तभी वो इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है। तो यहां तुम क्या देख रहे हो? y में ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है t cos थीटा और नीचे क्या लग रहा है? mg। तो y के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? t cos थीटा जितना होगा mg उतना ही होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। और x डायरेक्शन की बात करो, x डायरेक्शन में बेटा एक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज Fe, और दूसरा लग रहा है इस डायरेक्शन में t sin थीटा। नेट फोर्स जीरो है तो ये दो फोर्स भी कैसे बनने चाहिए? इक्वल बनने चाहिए। तो Fe बराबर हो जाएगा t साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, ऐसा लिख लो इसको, t साइन थीटा बराबर है। फिर क्या फर्क पड़ेगा भाई? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करो भाई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों के LHS और RHS को क्या कर दो? इक्वेट कर दो। इन दोनों को LHS और RHS को क्या कर दो? रेशियो निकाल दो, है ना। टेकिंग द रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, टेकिंग या तो डिवाइड बोल दो इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यहां से LHS में t cos थीटा, यहां से LHS में t sin थीटा। नीचे वाले को ऊपर लेते हैं, चलो t sin थीटा को ऊपर लेते हैं। सर क्यों? अरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे tan थीटा चाहिए। मुझे क्या चाहिए? tan थीटा। सर क्यों? क्योंकि तुमको ऑप्शन में tan थीटा दिया होगा। जब तुमको अगर इस क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन दिए होंगे तो ये दिया होगा भाई। और ये RHS में क्या है? mg, और इधर क्या है? Fe। t sin थीटा के साथ क्या है? Fe, तो उसको ऊपर लिखेंगे। और t cos थीटा के साथ क्या था? mg, उसको नीचे लिखेंगे। बोलो यहां से कोई तकलीफ है क्या? t से t कट गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। भाई ये sin थीटा अपॉन cos थीटा बचा है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी तुमको? tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर Fe अपॉन mg। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? क्या यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं सर, क्योंकि हमें तो चार्ज की वैल्यू चाहिए, हमको एट द एंड फाइनल आंसर क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज मतलब Q चाहिए। तो सर इसमें तो Q है ही नहीं। तो बेटा Q सबसे पहले तो हम कहां से लाएंगे? हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। हमें किसके बारे में बात करनी पड़ेगी? Fe के बारे में बात करनी पड़ेगी। बेटा मान लो ये चार्ज पता तो है नहीं, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो फाइंड करना है। मान लिया ये चार्ज Q है और ये वाला चार्ज भी क्या है? Q है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? KQ स्क्वायर। दो आइडेंटिकल बोले हैं ना, दोनों के दोनों चार्ज जो बोले हैं वो आइडेंटिकल बोले हैं। अगर आइडेंटिकल चार्ज है तो एक को Q लिया तो दूसरे को Q ही तो लोगे, क्या फर्क पड़ेगा क्या? और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के बारे में हम इस पूरे क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। आप देखना चाहो तो देख लो। तो सर क्या करें अब? ये तो दुविधा है, कुछ नहीं दुविधा है। इसको मान लो R, अभी के लिए क्या कर लो? उसको R मान लो। हमें R के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है।
डिस्टेंस के बारे में, दो चार्ज कहां जाके इक्विलिब्रियम आ रहे हैं उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर भी हमें बोला गया है कि दो चार्ज जो इक्विलिब्रियम में है वो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है ये फाइंड करो। कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी के लिए मान लो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर तुमने r मान लिया तो यहां से क्या मैं r² लिख सकता हूं? जी बिल्कुल लिख सकता हूं। अब क्या सर, क्या मैं Fe के बदले में ये जो kq²/r² की जो वैल्यू है वो यहां पर इसके अंदर पुट कर सकता हूं? जी सर कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? Fe के बदले में क्या लिखोगे? kq²/r², और बेटा नीचे और साथ में क्या है? mg, तो उस mg को तुम यहां पर लिख लोगे। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है? इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो। हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आना जरूरी है, आराम से समझो, ध्यान पूरा यहां लगाओ। मैं आपको गारंटी देता हूं कि कॉन्सेप्ट तो क्लियर होके ही रहेंगे, ध्यान पूरा यहां होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। tan थीटा बराबर क्या मिला? kq²/r² mg। हम लिख लेते हैं वापस उसको यहां पर। tan थीटा बराबर kq²/r² mg, यही मिला था। एक बार देख लो, यही मिला था। जी बिल्कुल यही मिला था। अब क्या करें सर? अब क्या करें? मुझे क्या चाहिए? चार्ज की वैल्यू चाहिए ना, मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज चाहिए ना। तो एक काम करो बेटा, ये Q को ना अकेला छोड़ो, बाकी सब काम को उठा के दूसरी तरफ ले जाओ। ठीक है सर, आपने जो बोला हमने वो करना है। tan थीटा ये r² mg जो डिवीजन में है वो यहां जाने पर उसके साथ मल्टीप्लाई में आएंगे। ओके, और q² के साथ जो k है वो डिवीजन में आ जाएगा। ओके, अब यहां पर बचा सिर्फ q का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां कोई दिक्कत है क्या? ओके, अब यहां से बेटा मैं k के बदले में क्या 1/4πε0 ले सकता हूं। तुम लोगों को k की वैल्यू तो पता ही होगी। k बराबर क्या होता है? 1/4πε0। तो अगर मैं इस k के बदले में 1/4πε0 पुट करता हूं तो मेरे पास कुछ ऐसा इक्वेशन तैयार होके आएगा। जरा इस इक्वेशन को ध्यान देना, है कि नहीं बताओ भाई। k कहां है? नीचे ना, तो 4πε0 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ओके, क्या सर ये Q का आंसर आ गया? नहीं। Q R के बारे में तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन ही कहां है तो तुमने R को रखा है। अच्छा, R के बारे में तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो तुमने R को रखा क्यों है? तो क्या करें सर? हटाओ। कैसे? चलो लिखते हैं। पहले फिगर को वापस देखो, इस फिगर को वापस देखो, इस डायग्राम को वापस देखो। यही से हमें R की वैल्यू निकालनी होगी। ये सब चीजें समझ में आ चुकी है। मैं ये सब डिलीट कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ध्यान आ, जितना भी नोट कर रहे हो आप अच्छे से नोट करो, क्योंकि भाई मैं जो डिलीट कर रहा हूं उसके पहले आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सर कैसे निकाले? R क्या लिया था तुमने? यहां से लेकर ये डिस्टेंस लिया था R। यस सर। ये कितना दिया था? L। ये कितना दिया था? L। इन दोनों के बीच का एंगल कितना था भाई? थीटा। और यहां का एंगल कितना था? थीटा। तो बेटा अगर एंगल इक्वल है थीटा थीटा, तो क्या ये जो R है वो यहां से लेकर यहां का जो डिस्टेंस है वो r/2 हो जाएगा? अरे हाँ या ना? जी सर बिल्कुल। अरे भाई जो दो मास जा रहे हैं ना, अरे दो चार्ज जो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं वो सेम एंगल से जा रहे हैं। तो वर्टिकल से एक चार्ज का डिस्टेंस और वर्टिकल से दूसरे चार्ज का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो अगर पूरा r है तो एक r/2 हो जाएगा, दूसरा भी कितना हो जाएगा? r/2। क्लियर? हाँ या ना? ठीक है। अब सर तो यहां पर तुम देख पा रहे हो ट्रायंगल जैसा तैयार हो रहा है। कौन सा ट्रायंगल तैयार हो रहा है सर? देखो देखो देखो, यहां पर एक चार्ज था, ठीक है, ये L है, यहां पर हमको थीटा है बेटा, और यहां पर हमारे पास क्या है बेटा? r/। क्या यहां से मैं r को हटा सकता हूं? क्या यहां से मैं r को हटा सकता हूं? जी सर। कैसे? आओ नेक्स्ट पेज पे हटाते हैं उसको। आओ उसको नेक्स्ट पेज पे हटाते हैं। यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो। यहां है थीटा, यहां है L, यहां था बेटा r/2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां से sin थीटा का फॉर्मूला बनाऊं, अगर मैं यहां से sin थीटा का फॉर्मूला बनाऊं तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ये बेटा 90 का एंगल है तो ये हमारे लिए हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहां से बनेगा क्या? r/2 अपोजिट अपॉन, ये है अपोजिट और ये है हाइपोटेनस, दैट इज L।
क्या हो जाएगा, ये 2 जो है वो किसके साथ आ जाता है बेटा, L के साथ। ये सब तो आई होप कि तुमको पता ही होगा, तभी तो तुमने साइंस लिया है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिली, r/2l। हमारे लिए तो क्या चीज अननोन थी, r जो हमको दिया नहीं था, फिर भी हमने रख दिया था। तो यहां से अगर मैं 2l को साइन थीटा के साथ ले लेता हूं तो क्या ये r का वैल्यू मिल चुका है। r जो अननोन था यहां से हमने उसको निकाल दिया है, और r के बदले में जो साइन थीटा और 2l मिला हमको, साइन थीटा इंटू 2l, वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो स्ट्रिंग वर्टिकल से जो दूर जा रही है वो थीटा एंगल के साथ जा रही है, और हर एक स्ट्रिंग की लेंथ l है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो r जो अननोन टर्म था उसको हमने हटा दिया। क्लियर। अब r के बदले में उसको हम छाप देंगे, तो ध्यान दो क्या हो जाएगा यहां से, टेन थीटा, ये r के बदले में तुमको पुट करना है साइन थीटा इंटू 2l स्क्वायर, पर यहां पर r के ऊपर स्क्वायर दिया है तो यहां पर साइन थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में जो 2l तुम ला रहे हो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा 4l स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत। साथ में क्या है, अब जो चीज है वो लिख लो भाई, mg इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू q का स्क्वायर। ओके, अब क्या सर, बस अब रूट कर दो भाई। यही तुमको ऑप्शन दिया था, पर ये बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑप्शन था, इसलिए मैंने 4 ऑप्शन जो दिए जाते हैं वो लिखे नहीं थे, पर मैंने मेरे हिसाब से आपको पूरा क्वेश्चन समझाया। अगर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे तो क्या आपको आंसर पता नहीं चल जाएगा यहां से, जी सर ये q का स्क्वायर मिला था, तो यहां से मुझे q क्या मिल जाएगा, यहां पर कर दो पूरा रूट, यहां पर कर दो पूरा रूट। एक मिनट, जितनी चीज बाहर निकल सकती है उसको बाहर निकाल दो, जितनी चीज बाहर निकल सकती है उतना बाहर निकाल दो। क्या साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकल जाएगा, जी सर। क्या 4 का स्क्वायर रूट, 4 4 का कितना हो जाएगा, ये देखो 4 है, ये कितना है 4 है, 4 4 जा 16, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4, बाहर निकल गया। साइन स्क्वायर थीटा, बेटा ये है साइन स्क्वायर थीटा, उसका तुम स्क्वायर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, वो भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है सर, बाकी जो सब चीजें बची, सब और कुछ बाहर निकल सकता है क्या, यस सर। ये l स्क्वायर जो है उसका स्क्वायर रूट l हो जाएगा, उसको मैंने इन दोनों के बीच में लिख लिया 4l साइन थीटा, और बाकी सब चीजों को तुम रूट के अंदर डाल दो। क्या बचा, tan थीटा mg एंड पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बोथ चार्ज। अरे बाप रे, ऐसा कोई चार्ज होता है क्या? अगर इन सब एंगल की वैल्यू दे दी होती, हमें स्प्रिंग की वैल्यू दे दी होती, अगर हमें मास दे दिया होता, अगर हमें एप्सिलॉन तो पता ही होता है एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो क्या हम यहां से चार्ज निकाल सकते थे, पर हमें दिया नहीं है, हमें सिर्फ यहां पर अननोन टर्म दिए थे l थीटा, और उसी पे से हमको चार्ज निकालना था, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो सबको क्लियर है, बोलो सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट है क्या? आई होप कि समझ में आ रहा है। अरे हाँ या ना, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वापस रिवाइज करके देखो, अच्छे से ध्यान दो, समझ में आना ही है। चलो ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 इक्वल चार्जेस, 3 इक्वल चार्ज है जिसकी वैल्यू हमें दी गई है प्लस क्यू है, तो उस प्लस क्यू को, अरे 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 एक मिनट रुक जाओ, कहां है हमारा माइक, प्लस क्यू, ठीक है चलो बढ़ा जाए, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ऐसे 3 चार्जेस दिए हैं बेटा। कहां दिए हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे दिए हैं, ठीक है सर। अब यहां पर जो तुमको ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें तुम देखोगे यहाँ नीचे a दिया है, मतलब वो क्या होता है kq² r², r मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना, तो यहाँ हर एक चार्ज के बीच के डिस्टेंस जो है दैट इज a और a ऐसा दे दिया गया है। तो बेटा हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, 3 इक्वल चार्जेस इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे पड़े हैं, वर्टाइसिस पे पड़े हैं, ठीक है। तो हमें किसी भी एक चार्ज को पकड़ना है, किसी की एक को मुर्गा बनाना है, और उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा ये हमें फाइंड करना है। कौन सा ले सर, ले लो कोई, ये एक है, इसको नाम दे दो 2, इसको नाम दे दो 3। एक काम करो, हम ये 1 वाला ले लेते हैं, कौन से वाले, इसको मुर्गा बनाते हैं और उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। कैसे करें सर, तीनों के तीनों चार्ज पॉजिटिव चार्ज है बेटा, जी सर। तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो तीनों के तीनों, और 1 के ऊपर अगर हमें फाइंड करना है तो सेकंड और थर्ड वाला क्या उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। 1 के ऊपर सेकंड नंबर का और थर्ड नंबर का रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं चार्ज नंबर 1 जो प्लस क्यू है, इसके ऊपर ये वाला सेकंड वाला जो है वो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा,
जाएगा। अगर ये वाला रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, सेकंड वाला अगर इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो इसके ऊपर कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। जी सर बिल्कुल लगेगा। और ये थर्ड वाला जो है वो अगर उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो उसके ऊपर फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। हाँ या ना? अरे यार ये चार्ज 1 है। तीसरा वाला क्या करेगा? उसको ऐसे धकेलेगा। ठीक है। दूसरा वाला क्या करेगा? उसको ऐसे धकेलेगा। अगर ये 1 चार्ज है, 3 वाला क्या करेगा? ऐसे धकेलेगा। 2 वाला क्या करेगा? ऐसे धकेलेगा। कोई डाउट है क्या? नहीं ना? तो ध्यान दो, एक फोर्स ऐसे लगेगा, एक फोर्स ऐसे लगेगा। देखो वापस एक बार ऐसा हो तो मैं यहां पर वापस ऐसे करता हूं। ध्यान दो, वापस ध्यान दो, वापस ध्यान दो, वापस ध्यान दो। कोई हमें जल्दी नहीं है। अगर आपको जल्दी नहीं है तो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। मान लिया इसको 1 नाम दे दिया है, इसको 2 नाम दे दिया है, इसको 3 नाम दे दिया है। 1 के ऊपर अगर मुझे फोर्स फाइंड करना है दूसरे वाले और तीसरे वाले के कारण, भाई मैंने क्या बोला था? पहले के ऊपर दूसरे के कारण क्या फोर्स लगेगा? तीसरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। तीसरे के कारण पहले के ऊपर क्या फोर्स लगेगा? उसको दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। ओके, तो अब ध्यान दो, अब ध्यान दो। तो बेटा 1 के ऊपर ये जो तीसरा वाला है वो कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में उसको धक्का मारेगा। जी सर। और सेकंड वाला जो है वो उसको कुछ इस डायरेक्शन में धक्का लगाएगा, लगाएगा। जी सर। तो यहां पर फोर्स ऑन नाम दे देता हूं 1 ड्यू टू 2, और ये जो है वो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। कोई तकलीफ? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो देखो मैं यहां पर भी उसको अलग से ये बना दिया। ये है हमारा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और ये है हमारा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर यहां पर टोटल एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो मेरे ख्याल से यहां पर भी कितना आना चाहिए? मेरे ख्याल से क्या वही आना चाहिए। कितना आना चाहिए भाई? 60 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, ये टोटल एंगल हमें इन दोनों के बीच में कितना मिला है? 60 डिग्री मिला है। हमें किसी भी एक चार्ज जो हमने 1 लिया है उसके ऊपर हमें नेट फोर्स चाहिए। क्या चाहिए मुझे? नेट फोर्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? दोनों का अलग अलग निकाल के दोनों का एडिशन कर दूंगा। हाँ, वेक्टर एडिशन कर देंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है भाई? जब 2 से ज्यादा चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो बाकी चार्ज के द्वारा लगने वाले फोर्स का वेक्टर सम के बराबर होता है। किसी एक चार्ज के ऊपर क्या फोर्स लग रहा है उसको दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, ओके। क्या करेंगे सर बताओ? ध्यान, पहले मुझे ये बताओ, तीनों के तीनों चार्ज इक्वल है? हाँ। और बेटा जो Q चार्ज, ये 1 वाला जो चार्ज है, क्या वो दूसरे से जितने डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे है, तो तीसरा वाला भी जो है वो 1 से a डिस्टेंस पे है। मतलब तीनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तीनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस सेम है। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ये जो चार्ज 1 है उसके ऊपर तीसरा वाला जो फोर्स लगाएगा और दूसरा वाला जो फोर्स लगाएगा दोनों के दोनों इक्वल होंगे। अरे भाई चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम, तो जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो भी तो इक्वल होगा। तीसरे के कारण लगने वाला या दूसरे के कारण लगने वाला फोर्स भी कैसा हो जाएगा? इक्वल। तो मुझे इतनी तो बात यहां से पता चल रही है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ये दोनों कैसे है? इक्वल। तो चलो क्या ये दोनों इक्वल है तो इसको मैं कोई कॉमन नाम दे देता हूं F। क्यों सर? ऐसा करने से क्या फायदा? क्यों किया जा रहा है? जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तुमको समझ में आएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बदले में मैंने क्या नाम दे दिया? F नाम दे दिया। तो ये जो बेटा F13 है उसको भी मैंने नाम दे दिया F, और ये जो 1 के ऊपर दूसरे के कारण लग रहा है इसको भी मैंने नाम दे दिया F, और उन दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा? 60 है। पर ना तो ये पूरा वर्टिकल फोर्स है कोई एक, ना वो हॉरिजॉन्टल फोर्स है। कुछ एक ऐसे है, एक ऐसे है, मतलब वो XY प्लेन में है। वो कौन से प्लेन में है? ये Y, ये X, XY प्लेन में है। ये वाला भी वो XY प्लेन में है। क्या करेंगे? कंपोनेंट निकालेंगे। चलो आओ इसके कंपोनेंट निकाले जाए। बेटा यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। यहां से क्या करो? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। बेटा वर्टिकल लाइन से ये जो है एंगल कितना हो जाएगा भाई? 30 डिग्री हो जाएगा। और वर्टिकल लाइन से ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों सर? दोनों फोर्स सेम है। दोनों जब फोर्स सेम होंगे बेटा तो
उनका अगर दोनों ही फोर्स सेम है तो उसके बीच में तुम अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, उनके बीच में जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे वहां से एक साइड का जो फोर्स है वहां का एंगल और वहां से दूसरी साइड का जो फोर्स है वहां का एंगल इक्वल होगा जब दोनों फोर्स कैसे है, सेम है। बोलो यहां तक कोई डाउट है? तो क्या बेटा, अब मैं इसको वापस एक बार बना दूं क्या? यहाँ पर ध्यान दो, ये जो पूरा हमने यहाँ पर जो कंस्ट्रक्ट किया है इसको मैं अब यहाँ थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं। प्लस क्यू, एक फोर्स ऐसे था, F13 नाम देने के बदले में अब मैं सीधा सीधा F लिखता हूं। यहां से भी ये F1, 1, 2 और 1, 3 देने के बदले में हमने सीधा सीधा यहाँ पर क्या नाम दे दिया? F। दूसरा, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन जहां से इस तरफ का एंगल है हमारा 30 डिग्री, यहां से यहां का एंगल है 30 डिग्री। ओके, अब बेटा दोनों के दोनों जो फोर्स है वो XY प्लेन में है, तो हम इसके दो कंपोनेंट, ये सब तुम वेक्टर में पढ़े हो यार, अब मैं इसमें क्या तुमको ज्यादा बताऊं, मैं ये सब तुमने वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये जो फोर्स है F, बेटा ये जो फोर्स है F और ये जो फोर्स है F, क्या किया जाए? देखो बेटा, तुम लोगों ने पढ़ा होगा रिजल्टेंट, किसी भी दो फोर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, किसी भी दो फोर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, याद है तुमको? रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? अंडर रूट F1 स्क्वायर, यहां पर तो ये भी F है और ये भी F है, तो क्या हम इसको भी F स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, क्या ये फॉर्मूला आप लोगों को याद है? ये होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला यार, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। भाई यहाँ पर हमारा एक फोर्स F है, दूसरा भी क्या है? F। हमें इन दोनों का नेट फोर्स चाहिए। क्या चाहिए हमें? इन दोनों का नेट फोर्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे? F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2F स्क्वायर, 2F इंटू F कितना हो जाएगा? F स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू क्या लेंगे? F और F के बीच का एंगल, दैट इज टोटल 60 डिग्री। टोटल कितना है ये? 60 डिग्री, दैट इज cos 60। ओके, अब जरा देखो यहां से कितना आ रहा है? 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, F cos 60 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाती है बताओ? दैट इज 1/2। यहां से 2 कट जाएगा, तो बचा क्या? 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, दैट इज 3F स्क्वायर। अगर यहां से इनका रूट निकलता है तो देखो 3 का तो रूट निकलेगा नहीं, F स्क्वायर का क्या हो जाएगा? F। तो यहां पर जो हमें नेट फोर्स मिल रहा है, कितना मिल रहा है? √3F। एक चीज आप नोट भी कर सकते हो, जब दो फोर्स इक्वल हो, सुनो, जब दो फोर्स इक्वल हो और उन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री हो, जब दो फोर्स इक्वल हो और उन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, आप याद रख लो वो नेट फोर्स √3F के बराबर देगा। वो नेट फोर्स कितना देगा? √3F के बराबर देगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए क्या? अब इसका हमें, तो जो F नेट हमें मिल रहा है वहां पर वो क्या मिल रहा है? √3F मिल रहा है। क्या मिल रहा है? √3F। और बेटा F क्या था? F क्या था? वो 1 के ऊपर दूसरे के कारण, 1 के ऊपर तीसरे के कारण लगने वाला फोर्स था। तो बेटा मुझे ये बताओ, 1 और 2, 1 और 3 सबके चार्ज तो सेम थे, तो क्या मैं यहाँ पर Q इंटू Q ही लिखूंगा? और सबके बीच का डिस्टेंस क्या था? A, तो उनके ऊपर मैंने लिख दिया स्क्वायर बाई K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। डिस्टेंस A है तो A का स्क्वायर, और दोनों जो चार्ज है वो तो QQ ही है, चाहे तुम 1 3 की बात करो चाहे तुम 1 2 की बात करो। तो यहां से ये कितना हो जाएगा? K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो कुछ नहीं करो, ये F के बदले में जो वैल्यू तुमको यहाँ पर मिली K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, उसको यहाँ पर छाप दो। तो √3 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ F नेट। बोलो ये बात समझ में आई है? बोलो ये बात समझ में आई है बेटा? बोलो ये बात समझ में आ गई है? कोई आपको डायरेक्शन पूछ ले कि सर कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, तो जरा देख लो कहां लगेगा भाई, कहां लगेगा? चलो नेक्स्ट पेज पे बता देता हूं। एक चार्ज से एक फोर्स ऐसे जा रहा है, एक फोर्स कुछ ऐसे जा रहा है, तो आप लोगों को पता है उसका रिजल्टेंट कहीं बीच में से मिलेगा, ये सबको तो आपको पता है। तो ये कौन सी डायरेक्शन दिखा रहा है बेटा? ये y एक्सिस पे जा रहा है, जिसको हम j कैप लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? j कैप। अगर हमें डायरेक्शन के साथ पूछते तो भी हम बता देते। हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है जरा देख लो। मेरे ख्याल से सेकंड नंबर का √3 K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इज द फाइनल आंसर।
√3k⁴ अगर डायरेक्शन भी पूछा होता तो हम बता देते सर जे के पाएगा। बोलो यहां तक क्लियर है? बोलो यहां तक क्लियर है? जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो फटाफट ले ले, जिसको समझ में आ गया है कमेंट बॉक्स में बताइए यस सर हमें समझ में आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है। हम इस पूरे साल ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। आपको मैं जेडब्ल्यू मेंस, नीट, एडवांस और जो पूछे जा सकते हैं फर्दर एग्जाम के अंदर ऐसे हर एक टाइप के क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाऊंगा। सो बी श्योर। कमेंट बॉक्स में बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, 4 इक्वल, अब एक और क्वेश्चन आ गया अभी। 4 इक्वल चार्जेस रखे गए हैं क्यू स्क्वायर के इस कॉर्नर के ऊपर। हमें यहां पर बताना है कि भाई यहां पर हमने देखो ये चार्ज है, यहां पर हमने चार्ज रखे हैं भाई। उसी के जैसा क्वेश्चन है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए किया ना, सिमिलर क्वेश्चन यहां पर हम कॉर्नर स्क्वायर के लिए कर रहे हैं। और ये जो स्क्वायर है उसकी साइड हमें कितनी दे दी है? ए दे दी है। मतलब ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। सबके ऊपर चार्ज क्या है? क्यू 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 एंड क्यू। भाई ये ए है, ये ए है और ये सब क्यू है, ये सब चार्जेस है। ठीक है, बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? अभी जब चालू ही कहा किया तो समझ में आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज। चारों चार्ज में से किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड करो। जैसे लास्ट में मुर्गा बनाया था 1 को, वैसे यहां पर भी किसी को बना लो। भाई इसको हम नाम दे देते हैं 1, इसको हम नाम दे देते हैं 2, इसको हम नाम दे देते हैं 3 और इसको हम नाम दे देते हैं 4। किसी एक चार्ज को हमें पकड़ना पड़ेगा। अब किसको मुर्गा बनाया जाए? किसको मुर्गा बनाया जाए? फटाफट बताओ किसको मुर्गा बनाया जाए? चलो हम लोग 1 वाले को मुर्गा बना देते हैं। 1 जो है वो सबसे पहले आता है ना बेचारा, जो लाइन में सबसे पहले आता है उसी को मुर्गा बना दिया जाता है। इसलिए हम पता होगा जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, कभी भी पहले नंबर पे नहीं खड़े रहते हैं, दूसरे तीसरे या तो सबसे पीछे, पकड़ में ही नहीं आएंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पर मान लो ये चार्ज क्यू है, इसको नाम दे दिए हुए 1। बेटा यहाँ पर भी चार्ज है, चार्ज हर एक जगह पे है, यहाँ पर हर एक कॉर्नर पे है। ठीक है, सभी के चार्ज की वैल्यू है दैट इज क्यू 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 क्यू। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। बेटा इन सबका डिस्टेंस a है, a है, a है, a है। किसी भी एक चार्ज के ऊपर फाइंड करना है, मैं चार्ज 1 वाला ही ले लेता हूं। तो मुझे ये बताओ सभी चार्जेस इक्वल है, तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो तो रिपल्सिव लगेगा। तो बेटा यहां जो मैं बना रहा हूं ध्यान देना, ये जो 2 वाला है वो चार्ज 1 को कुछ इस डायरेक्शन में धकेलेगा कि नहीं धकेलेगा? भाई F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। जी सर बिल्कुल सही बताया आपने। जो चौथा वाला चार्ज है बेटा वो 1 वाले को कुछ ऊपर की डायरेक्शन में धकेलेगा कि नहीं धकेलेगा? अरे सर सही बताया आपने, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। अच्छा, और ये तीसरा वाला जो चार्ज है बेटा वो ना उसको कुछ ऐसे करते 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 यहां से ऐसे धकेलेगा, ऐसे धकेलेगा। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। बोलो पहले तो इतना समझ में आया? पहले तो इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब ये जो फोर्स मैंने बताए हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, कौन से इक्वल हो गए? पहले तो ये बताओ। देखो चार्ज तो सभी के सभी इक्वल है, चार्ज तो सभी के सभी इक्वल है, पर जिसका डिस्टेंस सेम है वो फोर्स इक्वल होंगे। बेटा जो पहला वाला चार्ज है और जो चौथा वाला चार्ज है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी a है। जो पहला वाला चार्ज है और जो दूसरा वाला चार्ज है उन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब ये होता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बराबर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। ये दोनों इक्वल होने होते हैं। सर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 कैसे अलग होगा? बेटा ये इसका डायगोनल है। ये कौन सा डिस्टेंस लगेगा भाई इन दो चार्ज के बीच में? उसका डायगोनल। और स्क्वायर का डायगोनल कितना होगा? अगर साइड a है तो √2 इंटू a। हाँ या ना? इतना सबको समझ में आता है? हाँ या ना? तो बेटा यहाँ तो डिस्टेंस अलग है। डिस्टेंस जब अलग होगा, जब डिस्टेंस अलग होगा तो फोर्स बदल जाएगा। पर जिन दोनों के जो सिस्टम के बीच में सेम डिस्टेंस था उनका तो फोर्स सेम रहेगा। तो 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस a था, 1 और 4 के बीच का डिस्टेंस a था, तो उन दोनों के कारण जो फोर्स होगा वो सेम होगा। और उन दोनों को चलो एक काम करते हैं, नाम दे देते हैं f। कोई तकलीफ? याद रखो तकलीफ है क्या? नहीं होनी चाहिए। ओके और वो f कितना होगा कि हम फाइंड कर सकते हैं यहां से? k
चार्ज तो बेटा सभी सेम है, तो k q इंटू क्यू, और उन सबके बीच का डिस्टेंस कितना है a स्क्वायर बाई 1 के ऊपर दूसरे के कारण 1 के ऊपर चौथे के कारण जो फोर्स लगेगा वो दो चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, चार्ज तो q q ही है और उन सबका डिस्टेंस भी a a है, तो यहां से क्या मिल जाएगा k q स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर। और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 सर कितना हो रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 कितना हो रहा है बेटा, यहां पर डिस्टेंस ही अलग है, चार्ज तो यहां पर भी सेम है, तो q इंटू क्यू हो जाएगा q स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज रूट 2a, पर हमें तो उसका क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है, तो k q स्क्वायर अपॉन रूट 2 का तुम स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा, और a का कितना हो जाएगा a स्क्वायर। पहले यहां तक क्लियर हो, पहले यहां तक क्लियर हो। अब जरा ऊपर जो हमने f की वैल्यू फाइंड करी थी दैट वाज kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, एंड दिस वन इज kq स्क्वायर डिवाइड बाय 2a स्क्वायर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू फोर्स, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू फोर्स। देखो यहां पर kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर था बेटा, kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर तो यहां पर भी है, अच्छा, पर उसके नीचे क्या आ गया है 2 आ गया है, तो क्या ये वाला फोर्स kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अगर होता, kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अगर होता तो उसको अगर हम f बोलते तो ये इसके नीचे 2 है, तो ये वाला जो है वो पहले वाले से आधा हो गया। हाँ या ना, हाँ या ना, समझ में आ रहा है पक्का। वापस एक बार बताओ बेटा, 1 के ऊपर दूसरे के कारण 1 के ऊपर चौथे के कारण जो फोर्स मिल रहा है दैट इज kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, दोनों इक्वल थे, और 1 के ऊपर तीसरे के कारण जो फोर्स मिल रहा है दैट इज kq स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। भाई पहले वाले में तो kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर था, तो तूने उसको f नाम दिया है, यहां पर अगर kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ही सिर्फ होता तो यहां पर भी हम f बोलते तो तीनों ही इक्वल हो जाते, पर यहां नीचे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर के बदले में हम f बोल सकते हैं, उसके नीचे 2, तो बेटा 1 के ऊपर तीसरे के कारण जो फोर्स लग रहा है वो बाकियों के बदले में आधा है। यहां तक क्लियर हो, यहां तक क्लियर हो क्या, हम यहां से आगे बढ़े। बाकी सब चीजें सर आपने बहुत खिचड़ी कर दी है, यहां पर जरा उसको थोड़ा कम कर दीजिएगा, ठीक है। चलो भाई यहां से थोड़ी खिचड़ी को हम हटा देते हैं, आप लोगों को समझ में आना जरूरी है। समझ में आ रहा है बेटा, कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करो कि समझ में आ रहा है। अगर किसी को कोई दिक्कत भी हो रही है कि सर ये ऐसे मत करो, सर ये ऐसे करो, तो हम उस हिसाब से भी थोड़ा अपने आप को चेंज करेंगे, हाँ जहां जरूरी है वहां, ठीक है ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा तो नेट फोर्स चाहिए ना, हमें तो क्या चाहिए नेट फोर्स चाहिए। ये तो तीनों अलग अलग फोर्स मिले हैं, तो जरा इस चार्ज 1 को वापस देखो, इस चार्ज 1 को वापस देखो, इस चार्ज 1 के ऊपर क्या हालत बनी हुई है, एक फोर्स ऊपर, एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स कुछ ऐसे, यस और नो, यस। F14 और F12 दोनों तो इक्वल थे और उसको हमने क्या नाम दे दिया था F, तो मैं यहां पर भी F लिख देता हूं, यहां पर भी F लिख देता हूं, और 1 के ऊपर जो तीसरे के कारण फोर्स है वो कितना मिल रहा है बेटा F/2 मिल रहा है। पहले यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत है? अगर नहीं है तो देखो मेरी बात सुनो बेटा, ये एंगल स्क्वायर के अंदर कितना होता है 90, तो ये जो पूरा एंगल है वो कितना हो जाएगा 90, मतलब 1/4 ये जो है फोर्स, और ये जो फोर्स है बेटा, ये वाला फोर्स मतलब कौन सा है 1 के ऊपर चौथे के कारण लगने वाला, ये वाला कौन सा है 1 के ऊपर दूसरे के कारण लगने वाला। बेटा इन दोनों के बीच का ये जो एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है, हाँ या ना 90 बन रहा है। क्या यहां से उनका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं? बेटा हमारा जो फॉर्मूला है F नेट बराबर क्या है अंडर रूट, अब दोनों ही फोर्स बेटा F और F है तो हम तो F ही लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे 2F F cos थीटा। पहले यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बेटा अगर तुम यहां पर देखोगे f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर हो जाएगा 2f स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो cos थीटा अगर तुम cos के अंदर यहां पर 90 पुट करोगे तो ये पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो यहां से अगर हम निकालेंगे 2 का स्क्वायर, रूट तो निकलता नहीं है, f स्क्वायर का हो जाएगा f। तो बेटा जैसे अभी मैंने आपको 60 वाला एंगल के लिए बोला था कि जब दो फोर्स इक्वल हो और उन दोनों के
के बीच का एंगल अगर 60 है तो √3f हो जाएगा। वैसे ही अगर एक फोर्स F है, दूसरा भी F है और उन दोनों के बीच का एंगल 90 है तो वो नेट फोर्स √3f के बराबर देगा, सॉरी √2f के बराबर देगा। अगर 60 एंगल है तो √3f के बराबर देगा। बोलो यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। F नेट बराबर √2f, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब यहां जब F नेट बराबर हमें कितना मिला? √2f मिला। F नेट बराबर हमें कितना मिला? √2f मिला। बेटा ये जो F है उस F के बदले में उसकी वैल्यू पुट कर दो, k q इंटू क्यू। डिस्टेंस क्या रखना है? डिस्टेंस क्या रखना है? F वाले का। किसके वाले का? F वाले का। F वाले का, F वाले का, F वाले का डिस्टेंस कितना था बेटा? a था। बोलो बात समझ में आई? तो यहां पर तुमको पुट करना है a का स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है जरा ध्यान दो, √2 kq² अपॉन a स्क्वायर। ये किसका एफ नेट आया? क्या सर पूरा आ गया? नहीं, ये किसका एफ नेट आया? ये जो फोर्स ऐसा था और एक फोर्स जो ऐसा था, उन दोनों का एफ नेट आया। पर बेटा अभी बीच में एक और भी तो था जो f/2 था। ठीक है, क्लियर। मुझे ये बताओ, ये जो f है और ये जो f है दोनों इक्वल, दोनों कैसे है? इक्वल। तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो 90। टोटल एंगल कितना है? इन दोनों के बीच का एंगल टोटल कितना है? 90। टोटल एंगल कितना है? 90। तो 90 का आधा कितना? 45। तो f और f का ये जो रिजल्टेंट आएगा बेटा वो भी यही लाइन पे आएगा। और वो रिजल्टेंट कितना आया है? ये कुछ आया है √2f। अभी √2f रखो, एक काम करो यहां पर √2f रखो। सॉरी, ये चीज ना भी करो तो चलेगा, ये चीज अभी के लिए ना भी करो तो चलेगा। अभी के लिए इसको चलो मैं डिलीट कर देता हूं, अभी के लिए मैं इसको निकाल देता हूं। क्यों सर? क्योंकि अभी हमारा पूरा तो आंसर खत्म नहीं हुआ ना, पूरा आंसर नहीं खत्म हुआ। अभी तुम अगर यहां से करोगे एफ नेट की वैल्यू इसकी निकालोगे और फिर इसके साथ इसका जब तुम एफ नेट निकालोगे तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये एफ और ये एफ, उन दोनों का रिजल्टेंट जो √2f मिल रहा है वो भी उसी लाइन पे मिलेगा जिस लाइन पे f/2 था, जिस लाइन पे f/2 था। क्यों सर? आपने कैसे बता दिया कि ये जो 1/3 ये वाला जो फोर्स है वो 45 है? बेटा ये जो डायगोनल होता है, स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल होता है वो पूरी लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, पूरे एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, 45 एंड 45। तो यहां से ये जो एंगल बनना है वो भी कितना बनना है? 45 बनना है। इज इट क्लियर? बोलो इज इट क्लियर? ओके, तो अभी हमें फाइनल आंसर तो मिला नहीं है, हमें f का और इस f का रिजल्टेंट मिला है √2f और एक बेटा 1 के ऊपर तीसरे के कारण लगने वाला फोर्स f/2 था। तो जरा मैं इसको भी ड्रॉ करता हूं। एक ही लाइन बची है, अभी एक ही लाइन बची है, इसी के ऊपर f/2 भी है और उसी के ऊपर बेटा √2f भी है, उसी के ऊपर √2f भी है। बोलो यहां तक बेटा डाउट है क्या? वैसे √2f जो है वो बेटा बड़ा आएगा। यहां पर ना मैं एक काम करता हूं, क्योंकि भाई हमें जो फिजिक्स पढ़ना है वो विथ प्रॉपर लॉजिक पढ़ना है ना। तो सर क्या कर रहे हो आप बेटा? यहां पर हम √2f ऊपर रखेंगे और f/2 का एरो थोड़ा नीचे बताएंगे। क्यों? f को जब 2 से डिवाइड करोगे तो फोर्स छोटा रहेगा, जब f को √2 से मल्टीप्लाई करोगे, √2f मतलब जो f को तुम √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो बड़ा आना चाहिए इसमें। यस, इसलिए हमें इसका भी लिहाज रखना पड़ेगा कि जो बड़ा फोर्स है उसके लिए बड़ा एरो बताओ, जो f/2 है उसके लिए छोटा एरो बताओ। अब यहां से तो f नेट निकालना चुटकियों का खेल है, इन दोनों का ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो। अब सर डायरेक्शन के बारे में बात करने की यहाँ जरूरत नहीं है क्या? नहीं है ना भाई, दोनों एक ही तो डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों का एंगल सेम ही तो है। यहां से मैंने f को कॉमन निकाल दिया, 1/2 प्लस √2। हमें जो ऑप्शन दिए है जरा उस ऑप्शन की तरफ, नहीं ऑप्शन दिए नहीं है तो यहां तक तुम रख सकते हो। और अगर यहां से आगे जाना है तो f के बदले में जो f का वैल्यू था kq² अपॉन a² रख सकते हो, 1/2 प्लस यहां से हमने रख दिया √2। तो ये हमें मिल चुका है f नेट, ये हमें मिल चुका है f नेट एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। बात समझ में आई है बेटा? पूरा अरे जैसे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए किया था वैसे ही करना है, बस आपको वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वेक्टर्स आपको समझ में आना चाहिए।
जो तुमने ऑलरेडी 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा हम आज क्वेश्चन ऐसे करेंगे कि मतलब आपके डाउट्स चकनाचूर हो जाने चाहिए। ठीक है, तो चलो क्या है क्वेश्चन, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज क्यू केप्ट एट द सेंटर। बेटा इस सेंटर पे आपने एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, और ये है पूरा एक स्क्वायर, और उस स्क्वायर के चार कॉर्नर पे भी भाई प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस 2q एंड माइनस 2q ऐसे चार्ज रखे हैं, और ये जो पूरा स्क्वायर है उसकी साइड हमको बोल दी गई है a a a a। ठीक है, चलो बेटा मुझे ये बताओ, फोर्स ऑन चार्ज q केप्ट एट द सेंटर, जो सेंटर पे चार्ज रखा है ना उसके ऊपर फोर्स चाहिए। ठीक है, ओके सर, चलो अब तो तुम लोगों को हमने जो अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से अब तो बेटा समझ में आना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो भाई बताओ 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 बेटा, ये जो प्लस क्यू है वो इस प्लस क्यू को, चलो इसको नाम दे देते हैं यार, एक 1 2 3 एंड 4। ठीक है बेटा, ये जो 1 वाला है वो इस सेंटर पे रखे हुए चार्ज के ऊपर कुछ ऐसे फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, जिसको हम नाम दे देते हैं F1 के कारण लगने वाला फोर्स। F1 दे देते, समझ तो जाओगे ना। F1 क्या है, 1 वाले चार्ज के कारण सेंटर पे रखे हुए चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स। सिमिलरली ये जो प्लस 2q चार्ज है बेटा, वो भी तो उसी प्लस 2 चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। क्या होगा ये, एक मिनट, हाँ ये सर क्या प्रॉब्लम होगा इसको, एक मिनट बच्चों, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया बीच में, वापस पहले के जैसा। चलो ध्यान दो, क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो। प्लस 2 जो है वो इस प्लस क्यू के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, उसको नाम दिया था 1, तो यहां लिख लिया F1। प्लस 2q जो है वो भी उसको कुछ ऐसे ही फोर्स लगाएगा उसके ऊपर बेटा, और इसको हम नाम दे देते हैं F3, क्योंकि इस चार्ज को हमने क्या नाम दिया था, 3 नाम दिया था। क्लियर है। सिमिलरली बेटा ये जो प्लस 2 चार्ज है उसको ये माइनस क्यू वाला जो है वो कुछ अट्रैक्ट करेगा, है ना भाई। अनलाइक चार्जेस है तो उनके बीच में क्या होना है, अट्रैक्शन, तो उसको नाम दे दिया F2। और बेटा ये भी तो माइनस 2q है, मतलब वो भी तो अनलाइक चार्ज है विद प्लस q, वो भी तो अनलाइक चार्ज है प्लस q के साथ, तो वो भी क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, वो भी उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसको नाम दे देते हैं F4, इसको हम नाम दे देते हैं F4। बोलो बोले यहां तक तो समझ में आया। प्लस क्यू को रिपल करेगा, प्लस 2q प्लस q को रिपल करेगा, माइनस q प्लस q को अट्रैक्ट करेगा, और माइनस 2q प्लस q को भी अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो डायग्राम कुछ बन के तैयार हुआ है, ये जो कुछ डायग्राम बन के तैयार हुआ है बेटा, यहाँ पर एक डायगोनल होता है, आपको पता है ऐसे ही, और एक डायगोनल कुछ ऐसे जाएगा, और बेटा स्क्वायर के अंदर हर एक डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 के एंगल पे। बोलो यहाँ तक क्लियर है। मतलब ये जितने भी फोर्स होने वाले हैं उन सबके बीच का एंगल कितना होना है, 90 होना है। पहले यहाँ तक क्लियर हो, अब आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा प्लस क्यू बेटा, एक फोर्स कुछ ऐसे, इसको नाम दे दिया F3। देख लो बेटा हमारी जो फिगर है उसको पहले अच्छे से देख लो, ये वाली को, हाँ। और ये जो फोर्स है दैट इज F2 बेटा, इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है F4, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है F1, और सभी के बीच का एंगल मैंने कितना बोल दिया, 90 डिग्री का। ठीक है, वैसे चलो यहां पर हम देखो, एक काम करते हैं, F1 की वैल्यू फाइंड करो। तो बेटा F1 मतलब ये जो 1 वाला चार्ज है उसके कारण सेंटर के ऊपर जो चार्ज है प्लस q, उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले तो उनके डिस्टेंस फाइंड करने पड़ेंगे। तुमको क्या करने पड़ेंगे, इन सबके डिस्टेंस कितने होंगे ये फाइंड करने पड़ेंगे। बेटा स्क्वायर के अंदर आप लोगों को मैंने बताया था, इसके पहले क्वेश्चन जो देखा था उसके अंदर, कि अगर उनकी साइड a है, उनकी अगर साइड a है बेटा, तो ये जो पूरा डायगोनल होता है दैट इज द रूट 2a। ये जो पूरा डायगोनल है वो कितना हो जाएगा बेटा, रूट 2a। और प्लस 2 जो रखा है वो सेंटर में रखा है, तो हमको यहां से लेकर ये वाला डिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा रूट 2a को भी किससे डिवाइड करना है, 2 से। पूरा डायगोनल रूट 2a, और चार्ज जो रखा है वो सेंटर में रखा है, तो तुमको पूरा डायगोनल का लेंथ नहीं लेना, डायगोनल का हाफ लेना पड़ेगा। तो जो पूरा डायगोनल का लेंथ होता है दैट इज रूट 2a, उसका हाफ कर दो तो रूट 2a डिवाइड बाय 2। तो बेटा रूट 2a डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, क्या मैं लिख लूं कि a अपॉन रूट 2 हो जाएगा। अरे यार इतना तो मैथ तुमको समझता ही है। ओके, तो बेटा सभी चार्ज का
सेंटर वाले चार्ज से डिस्टेंस कितना होना है, a/√2। चलो अब पहले वाले चार्ज के कारण सेंटर पे जो चार्ज है उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा, तो k, बेटा पहला वाला जो चार्ज है वो खुद +q है और सेंटर पे रखा है वो तो q है ही है, और उन सबका बीच का सभी का डिस्टेंस कितना आया बेटा, a/√2। उसके ऊपर क्या कर दो, सिंपल सा स्क्वायर कर दो। तो यहां से तुमको क्या वैल्यू मिल रही है, kq²। बेटा a का जब स्क्वायर करोगे तो a² और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, और वो 2 चला जाएगा ऊपर, समझता है ना ये सब। तो 2kq² a², ये किसके कारण मिला, F1 1 के कारण, पहले वाले चार्ज के कारण सेंटर के ऊपर रखे हुए चार्ज के ऊपर का फोर्स मिला। ठीक है सर। F2 बेटा 2 किधर है, ये रहा। बेटा वो फोर्स क्या है, -q। अभी हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है, हमें तो अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है। तो ये भी चार्ज q है बेटा, और सेंटर पे रखा हुआ चार्ज भी क्या था बेटा, q था, और डिवाइड बाय डिस्टेंस तो सबका वही रहना है, a/√2 के ऊपर स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, q इंटू q²। मेरे ख्याल से वापस वही पूरी प्रोसेस होगी। यस सर। क्या इसका मतलब ये हुआ F1 और F2 इक्वल आए। बेटा यहां पर देखो 2kq² a² आया था, ये भी 2kq² a² आ रहा है। तो F1 और F2 कितने कैसे हो गए, सेम हो गए। क्या इसको हम नाम दे दे, F नाम दे दे, क्या कोई प्रॉब्लम है, जैसे पहले थी। बेटा ये F नाम देने से क्या होता है, वो इजी हो जाता है, और लास्ट में हम वापस उसी F की वैल्यू पुट कर देते हैं। बात समझ रहे हो, अभी से कर सकते हो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्यों ऐसा करना है, जब दो फोर्स इक्वल आ रहे हैं उसके लिए कॉमन नाम दे दो F। अब देखते हैं F3 और F4 क्या होगा। चलो यहां पर हम F3 निकाल देते हैं। बेटा F3, बेटा 3 वाला चार्ज किधर है, ये रहा, और चार्ज कितना है, 2q है। तो k इंटू 2q इंटू, और सेंटर पे जो चार्ज है दैट इज q, और उन दोनों के बीच का भाई डिस्टेंस तो हर एक का सेम है। तो यहां पर एक 2 ऊपर आ गया, k q इंटू q का स्क्वायर अपॉन, बेटा a का स्क्वायर करोगे तो a², और √2 का करोगे तो 2, और वो 2 भी कहां जाने वाला है, ऊपर। तो 2 2 जा 4kq² अपॉन a²। ये F3 की वैल्यू मिली। बेटा F1 और F2 की वैल्यू क्या मिल रही थी, 2kq² अपॉन a², और F3 की वैल्यू क्या मिल रही है, 4kq² अपॉन a²। मतलब F1 और F2 से F3 कैसा मिल रहा है, डबल। कैसा मिल रहा है, डबल। क्या हम F4 भी फाइंड कर ले, यहां पर थोड़ा हम खिचड़ी भले ही बना रहे हैं पर समझ में आना जरूरी है। ठीक है, ये 4 वाला चार्ज रहा, ये रहा 4 वाला चार्ज, दैट इज -2q। हमें तो अभी मैग्नीट्यूड से लेना देना है, तो मेरे ख्याल से बेटा ये वैल्यू भी F3 के जैसी ही आएगी। कोई दिक्कत है क्या। और ये √2 जो है उसका स्क्वायर होकर वो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 2 जा 4kq² अपॉन a²। तो क्या समझे, F1 और F2 इक्वल है, F3 और F4 इक्वल है, पर F1 और F2 की जो वैल्यू है उससे F3 और F4 की जो वैल्यू है वो डबल आ रही है। क्या हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएं, ध्यान दो। F1 बराबर F2 था, और उसकी जो वैल्यू मिल रही थी दैट वाज 2kq² अपॉन a², और जिसको हमने नाम दे दिया F। F3 और F4 की वैल्यू क्या मिली बेटा, F3 बराबर हमें मिला F4, और उसकी जो वैल्यू मिल रही है दैट इज 4kq² अपॉन a², एंड दैट इज द डबल ऑफ 2kq² अपॉन a²। क्या मैं इसको 2f लिख लूं, वेरी सिंपल। अब इसको देखो, अब इस कहानी को देखो। जो ये पूरा डायग्राम है, उसी पूरे डायग्राम को, ये जो पूरा बॉडी डायग्राम है, मैं उसको वापस पीछे बना रहा हूं, ध्यान देना। जो सेंटर पे रखा है वो +q चार्ज ये रहा, F1 कुछ इस डायरेक्शन में था, F3 कुछ इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में क्या था जरा देख लेते हैं, F2 था, और इस डायरेक्शन में F4 था। पहले तो इतना क्लियर है, ओके। बेटा F3 और F4 जो मिले हैं वो 2 टाइम्स ऑफ F मिले हैं, ये है हमारा 2F, ये भी है हमारा 2F। F1 और F2 जो मिले हैं वो F के बराबर मिले हैं, इसको मैंने नाम दे दिया F, इसको भी मैंने नाम दे दिया F। यहां तक कोई दिक्कत। अगर बेटा इस F2 वाले को देखो और उसके जस्ट ऑपोजिट में F4 वाले को देखो, F2 ऐसे जा रहा है, F4 नीचे आ रहा, F2 ऊपर जा रहा, F4 नीचे आ रहा, दोनों की डायरेक्शन अगर अलग है तो यहां से क्या हमें उन दोनों का F नेट मिल जाएगा,
यस सर। कितना मिल जाएगा? 2f और f का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सर सब्ट्रैक्शन क्यों? बेटा दोनों की डायरेक्शन अलग है ना। अगर एक को प्लस ले रहे हो तो एक को क्या लेना पड़ेगा? माइनस। 2f वाले को प्लस ले लो तो f को क्या लोगे? माइनस। तो 2f प्लस f माइनस 2f माइनस f कितना हो जाएगा? f। तो F2 और F का और रिजल्टेंट किसकी डायरेक्शन में जाएगा? जो फोर्स बड़ा है। कौन सा फोर्स बड़ा है? F4 बड़ा है। तो बेटा प्लस Q के ऊपर F4 की डायरेक्शन में इसके कारण और इसके कारण जो नेट फोर्स मिलेगा वो सीधा सीधा F मिल जाएगा। हाँ या ना? F ऊपर 2F नीचे, एक को प्लस तो एक को माइनस, 2F में से F को माइनस तो F और जो बड़ा है उसकी डायरेक्शन में आएगा। उसी तरह F3 और F1 को भी देखो बेटा, ये F है, ये 2F है, एक नीचे एक ऊपर, तो जो बड़ा है F3 उसकी डायरेक्शन में नेट फोर्स यहां पर भी तुमको कितना मिल जाएगा? F मिल जाएगा। 2F में से F माइनस हो जाएगा। और हमने क्या देखा था बेटा? सभी डायगोनल के बीच का जो एंगल होता था वो 90 होता था। सभी डायगोनल के बीच का एंगल 90 होता था। तो F3 की डायरेक्शन में जो एक फोर्स मिलेगा और F4 की डायरेक्शन में, ये देखो F3 की डायरेक्शन में जो एक फोर्स मिला है और F4 की डायरेक्शन में जो एक फोर्स मिला है, उन दोनों के बीच का एंगल भी कितना होगा? 90। और ऐसी कंडीशन में हमें F नेट कितना मिलता है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, √2F। जब दो फोर्स इक्वल, दोनों के बीच का एंगल 90, उस कंडीशन में F नेट मिलेगा √2F। अब इसके अंदर यार F की वैल्यू ही तो पुट कर देना है और F की वैल्यू ये थी बेटा। बोलो कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं? तो 2 इंटू √2 हो जाएगा बेटा 2√2 KQ² अपॉन A²। कोई इसकी डायरेक्शन पूछ ले, कोई इसकी डायरेक्शन पूछ ले बेटा, तो देखो ये फोर्स ऐसे, ये फोर्स ऐसे और 90 है तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे जाएगा। अगर ये प्लस आई, अगर ये x एक्सिस है, ये प्लस आई कैप होगा तो ये बेटा माइनस आई कैप हो जाएगा। अरे अगर पूछा हो तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं? बोलो सबको समझ में आया? एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? बताओ क्लियर है? अगर डाउट आ रहा है एक बार वापस इन्वेस्ट करो, समझ में आना ही चाहिए। अगर ध्यान होगा तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि समझ में आएगा भाई। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, एंड दैट हैज बीन आस्क्ड इन JEE मेन 2019। ओके, क्या है क्वेश्चन को जरा समझो, क्वेश्चन को जरा समझो। 3 चार्जेस प्लस Q, स्मॉल q एंड प्लस Q। समझो समझो, प्लस Q है, एक है प्लस Q, एक है स्मॉल q और तीसरा और भी है, एक है प्लस Q। इनको रखा गया है एट द डिस्टेंस 0, मतलब ये है हमारा ओरिजिन, ये है हमारा यहां से ओरिजिन से d/2 डिस्टेंस, और जो प्लस Q तीसरा रखा है वो d डिस्टेंस पे। बेटा जो पहला प्लस Q रखा है ना वो ओरिजिन पे रखा है, वहां से तुम d/2 डिस्टेंस अगर आगे आओगे, एक छोटा सा स्मॉल q रखा है, और ओरिजिन से अगर तुम टोटल d डिस्टेंस आगे जाओगे तो वहां पर और एक प्लस Q चार्ज रखा है। पहले कहानी समझ में आई, पहला प्लस Q चार्ज ओरिजिन पे, वहां से d/2, d का आधे डिस्टेंस पे एक स्मॉल q रखा है, और ओरिजिन से टोटल डिस्टेंस d पे, टोटल डिस्टेंस d पे एक और प्लस Q चार्ज रखा है। पहले तो इतनी बात समझ में आई। हमें क्या पूछा गया है, और ये पूरी कहानी x एक्सिस पे चल रही है। इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द प्लस Q एट x बराबर 0, ये 0 है, तो x बराबर 0 पे जो प्लस Q चार्ज रखा है, नेट चार्ज जो, उसके ऊपर कितना नेट फोर्स लगेगा, सॉरी हमें क्या बोला गया है, हाँ, नेट फोर्स जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो 0 है, इसके ऊपर जो x बराबर 0 पे रखा है, जो x बराबर 0 मतलब जो ओरिजिन पे रखा है प्लस Q चार्ज, उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है, मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। वो किस में है? इक्विलिब्रियम में है। तो जो बीच में स्मॉल q रखा है उसका वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू? पहले तो जो 4 ऑप्शन दिए उस 4 ऑप्शन को देखो बेटा, एक प्लस q/2 दिया है, एक प्लस q/4 दिया है, एक माइनस q/2 दिया है, एक माइनस q/4 दिया है। मतलब सबसे पहले तो जो बीच में चार्ज रखा है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो बताना पड़ेगा। पहले तो इस बात समझ में आई मैं जो बोल रहा हूं बेटा, ये जो चार्ज रखा है तुमने ओरिजिन के ऊपर, जो प्लस Q चार्ज रखा है वो इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स क्या है? 0। नेट फोर्स 0 होगा
तो बीच में जो चार्ज रखा है वो क्या है, क्या हम डिसाइड कर सकते हैं? जरा ध्यान दो, मैं बता रहा हूं। ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा? रिपल करेगा इस डायरेक्शन में। मतलब प्लस क्यू के ऊपर फोर्स कुछ रिपल्सन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। फिर भी जो स्मॉल क्यू चार्ज तुमने रखा है उसके कारण हो क्या रहा है, जो प्लस क्यू चार्ज है जिसके ऊपर एक प्लस क्यू फोर्स लगा रहा है वो इक्विलिब्रियम में रह रहा है, मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स क्या है? जीरो। तो मेरे ख्याल से ये वाला ये प्लस क्यू के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तभी दोनों के बीच का इस तरफ लगने वाला फोर्स और इस तरफ लगने वाला फोर्स एक दूसरे से बैलेंस कर देगा और जीरो होगा। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? ये प्लस क्यू के ऊपर ये प्लस क्यू जो है वो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, फिर भी वो इक्विलिब्रियम में है, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। इसके मतलब ये होता है ये जो बीच में क्यू चार्ज रखा है वो उसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। और बेटा प्लस क्यू के ऊपर अगर स्मॉल क्यू इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है मतलब ये तो एट्रैक्टिव फोर्स है, इसका मतलब जो तुमने छोटा स्मॉल क्यू रखा है वो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। मतलब पहले और दूसरे ऑप्शन तो गए, ए और बी तो हमारे लिए गया। बोलो बात समझ में आई? हमें जो बीच में क्यू रखा है वो क्यू जो बीच में हमने क्यू रखा है स्मॉल क्यू, वो स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड क्या है वही तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। पर हमको तो क्लियर समझ में आ गया कि बेटा जो बीच में जो तुमने स्मॉल क्यू रखा है वो नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि प्लस क्यू वाला तो उसको धक्का मार रहा था तो उसको इस तरफ खींचने वाला कौन सा चार्ज होगा? अनलाइक चार्ज होगा। तो अगर एक प्लस है तो ये कैसा होगा? माइनस चार्ज होगा। इतना क्लियर है? और दूसरी बात कि नेट फोर्स जीरो है, मतलब नेट फोर्स जीरो है इसका मतलब फोर्स बाय ये प्लस क्यू, एक काम करके इसको नाम दे देते हैं 1 2 एंड 3, ये हमारे लिए ज्यादा इजी है 1 2 एंड 3। तो इसके ऊपर इसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो रिपल्सिव है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 कुछ इस तरफ का है, पर उसको बैलेंस करने वाला फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तभी जाके तो वो दोनों इक्विलिब्रियम में आ रहा है प्लस क्यू चार्ज। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? F13 बराबर F12 पर बेटा एक अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरा अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक के लिए अगर इस वाले को मैं प्लस दे देता हूं तो मुझे दूसरा वाले फोर्स को क्या करना पड़ेगा? यहां पर माइनस साइन लगानी पड़ेगी। आया ना? आया ना? ठीक है, अब ध्यान दो। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, बेटा हमारा फॉर्मूला क्या है कि 1 वाला फोर्स, 1 वाला चार्ज कौन सा है? प्लस क्यू। सॉरी 1 वाला चार्ज क्या है? प्लस क्यू। तीसरा वाला चार्ज क्या है? वो भी प्लस क्यू है, डिवाइड बाय उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। बेटा ये प्लस क्यू से लेकर ये प्लस क्यू का डिस्टेंस जो है वो टोटल डिस्टेंस d है, मतलब यहां पर हमें करना पड़ेगा d का स्क्वायर माइनस के। अब बेटा ये जो चार्ज है दैट इज स्मॉल क्यू, सर क्या उसके लिए हम माइनस साइन देंगे? माइनस साइन मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन में दे दी है, एक फोर्स इस तरफ है एक दूसरा फोर्स इस तरफ है, एक को मैंने प्लस दिया है दूसरे को माइनस दिया, मतलब मैंने ऑलरेडी जो चार्ज के कारण जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होने वाला उसको साइन दे दी है। तो अब मैं स्मॉल क्यू को नेगेटिव साइन क्यों दूंगा? और वैसे भी मुझे पता तो है नहीं, हाँ इतना पता चल चुका है नेगेटिव है और उसीलिए देखो यहाँ पर माइनस साइन आएंगे। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा वाला चार्ज दैट इज स्मॉल क्यू और पहला वाला चार्ज दैट इज प्लस क्यू। भाई बात समझ में आई ना? पर यहां से लेकर यहां का जो डिस्टेंस है दैट इज d/2, तो यहां क्या करेंगे? d/2 का स्क्वायर करेंगे। हाँ या ना? प्लस क्यू वाला चार्ज जो पहला चार्ज है उसको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो तीसरा वाला जो फोर्स लगाएगा उसको कैंसिल आउट करने के लिए दूसरा वाला इस तरफ लगाएगा। दूसरा वाला मतलब क्या? स्मॉल क्यू, मतलब जो स्मॉल क्यू है वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाना चाहिए, मतलब वो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, और इक्विलिब्रियम में है तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई इस तरफ जो चार्ज लगेगा और इस तरफ जो चार्ज लगेगा वो इक्वल होगा, और ये हमने उसको लिख दिया। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या बोलता है? इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अगर ये दोनों इक्वल है तो एक प्लस है तो एक कैसा होगा? माइनस होगा। मैंने साइन भी दे दिया, आप देख सकते हो। यहां से क्या क्या कट रहा है बेटा? कैपिटल क्यू कट रहा है, के से के कट रहा है, क्या बचेगा? यहां पर कैपिटल क्यू अपन नीचे क्या बच रहा है बेटा? d²। यहां पर क्या बचेगा? माइनस क्यू
अपॉन बेटा डी का स्क्वायर करोगे तो डी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा और वो 4 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बेटा यहाँ से डी स्क्वायर और डी स्क्वायर भी क्या हो गए, कट हो गए। तो बीच वाला जो चार्ज था, जो बीच में ये जो चार्ज रखा है तुमने स्मॉल q, उसका मैग्नीट्यूड क्या है वही तो हमको फाइंड करना था। तो q बराबर -q इंटू 4 आया। मुझे अगर ये q चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस 4 को भी उस तरफ ले जाऊंगा, तो q के नीचे 4 बराबर माइनस, पर मुझे तो q के बारे में चाहिए ना, तो ये माइनस साइन को मैं उस तरफ लगा दूंगा, तो q बराबर -q/4। मतलब जो बीच में जो तुमने चार्ज रखा है वो -q/4 मैग्नीट्यूड का होगा। माइनस साइन है तो वो अट्रैक्ट करने ही वाला है, पर उसका जो मैग्नीट्यूड है वो q से 4th पार्ट है। सर ऐसा क्यों हुआ, वो जो +q चार्ज है वो इसको रिपल्सन कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, और ये तो q का 4th पार्ट है, तो सर रिपल्सिव वाला फोर्स ज्यादा नहीं हो जाएगा? बेटा जो q/4 जहां पर है वो डिस्टेंस भी तो कम है, जितना डिस्टेंस कम होगा वो अपना फोर्स ऑटोमेटिक बढ़ा देगा। क्लियर, हाँ या ना? तो ये हमारा आंसर हो गया। ये जेईई मेंस 2019 के अंदर पूछा गया एक क्वेश्चन है। आई होप कि यहां तक समझ में आया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर लेक्चर होता है समाप्त। इसके बाद वाले लेक्चर में क्या हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं? नहीं। तो अभी भी मैं कूलम्स लॉ के रिलेटेड, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रिलेटेड, अभी तो हमने क्वेश्चन नहीं किए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चंस और भी जेईई मेंस में पूछे गए हैं, एडवांस में पूछे गए हैं और नीट में पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन का, ये तो अभी एक जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। पूरा जो लेक्चर नेक्स्ट आएगा उसके अंदर हम और क्वेश्चंस करने वाले हैं। भाई हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है? बोर्ड्स तो है ही है, जेईई या नीट भी है। बात समझ में आ रही है? तो जितना कॉन्सेप्चुअल, जितना आप न्यूमेरिकल्स करते जाओगे आपके कॉन्सेप्ट उतने स्ट्रांग होते जाएंगे। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कमेंट करके बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, जो बच्चे पहली बार हैं टिंग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पूरे साल ऐसे ही मिलते रहेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे थियरी, हर एक फिजिक्स के हर एक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय।